नमस्कार, स्वागत आपका करियर एजुनेस्ट पर। और दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सेमेस्टर सेकंड का जो वैल्यू एडेड पेपर है, साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लिविंग, उसकी वन शॉट क्लास को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और एज यूजुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में हमारी ये क्लास रहने वाली है। आपका सिलेबस इस तरीके से है, यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपका सिलेबस डिवाइडेड है। बहुत छोटा सा सिलेबस है और इसकी ऑलरेडी अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास की बात करो तो हमने पहले से ही इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास को अपलोड कर रखा है। तो इस क्लास के बाद मैं आपको ज़रूर ये रिकमेंड करूंगा कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको भी आप ज़रूर देखिए। एग्जाम में यहाँ से आपको तकरीबन 80 to 90% हेल्प इजीली हो जाएगी इन दो क्लास से। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के साथ ही। यूनिट फर्स्ट है जो कि रिलेटेड आपकी साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लिविंग। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। यानी हम मनोविज्ञान कहेंगे किसको? मनोविज्ञान व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि हमारा व्यवहार, यानी पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल का व्यवहार और उसकी जो स्टडी है किस तरीके की, उसके बिहेवियर की और उसकी मेंटल प्रोसेस को लेकर, उसकी मानसिक गतिविधियों को लेकर जो साइंटिफिक स्टडी की जाती है उसको क्या कहते हैं? मनोविज्ञान। इट सिक्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स थिंक, फील एंड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस। यह समझने का प्रयास करता है कि कोई व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार महसूस करता है और किस प्रकार वह कार्य करता है। इस बात को समझने का प्रयास करती है साइकोलॉजी। बीइंग ए साइंस, साइकोलॉजी रिलाइज ऑन सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन्स। विज्ञान के रूप में होने के कारण मनोविज्ञान व्यवस्थित निरीक्षण करने में, प्रयोग और प्रमाण आधारित निष्कर्षों पर क्या होता है? आधारित तो होता है। यानी क्योंकि साइकोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है, एक साइंस है। तो साइंस है तो ये सबसे बड़ी बात है कि ऑब्जर्वेशन को ये बड़े ही सिस्टमेटिक वे में ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और एविडेंस बेस्ड पर क्या निकालते हैं? कंक्लूजन देती है। तो साइकोलॉजी क्या हुई? साइकोलॉजी एक बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को समझने की क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है। नेक्स्ट है गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है? पहला, डिस्क्राइब, टू ऑब्जर्व एंड एक्यूरेटली डिस्क्राइब बिहेवियर। वर्णन करना, व्यवहार को देखना और सटीक रूप से बताना कि ये किस तरीके का व्यवहार है। तो पहला इसका गोल है कि डिस्क्राइब करना। सेकंड, एक्सप्लेन, टू अंडरस्टैंड व्हाई बिहेवियर्स अकर। व्याख्या करना, ये समझना कि कोई कौन सा व्यवहार क्यों होता है, यानी कि कोई जो व्यवहार है वह क्यों हो रहा है। आपने कभी देखा होगा कि जब आप किसी के सामने बात कर रहे हो और आपने अपने हाथ आपस में पीछे ले लिए और उसमें अंगुलियां एक दूसरे में से मिला के आप रगड़ रहे हो, तो ये बताता है कि आप नर्वस हो। क्या है? नर्वस है। तो ये साइकोलॉजी कहती है कि साइकोलॉजी ने क्योंकि इस तरीके के व्यवहार को डिस्क्राइब किया हुआ है और बताया है कि इस तरीके का व्यवहार कब पैदा होता है, तो साइकोलॉजी ये भी एक्सप्लेन करती है कि कोई व्यवहार हो रहा है, कोई बिहेवियर अगर हैपन हो रहा है तो वह क्यों हो रहा है, उसका एक्सप्लेन भी कौन करती है? साइकोलॉजी करती है। प्रिडिक्ट, टू फोरकास्ट फ्यूचर बिहेवियर, अंडरस्टैंड स्पेसिफिक कंडीशंस। पूर्वानुमान करती है साइकोलॉजी कि विशेष परिस्थितियों में भविष्य में क्या व्यवहार हो सकता है, उसका भी ये क्या लगाती है? प्रिडिक्शन करती है, अनुमान लगाती है। नेक्स्ट है कंट्रोल और मॉडिफाई, टू इन्फ्लुएंस और ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन बिहेवियर। नियंत्रण करना और परिवर्तन करना, व्यवहार को प्रभावित करना या सकारात्मक परिवर्तन लाना, ये काम भी किसका है? साइकोलॉजी का एक गोल है। तो साइकोलॉजी डिस्क्राइब करती है बिहेवियर को, एक्सप्लेन करती है, प्रिडिक्शन करती है एंड कंट्रोल और मॉडिफाई भी करती है। नेक्स्ट है बेसिक एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के आधारभूत क्षेत्र। कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान फोकसेस ऑन मेंटल प्रोसेस लाइक मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। संज्ञानात्मक जो मनोविज्ञान है उसमें स्मृति, चिंतन, समस्या समाधान और निर्णय निर्माण जैसी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी यानी जैविक मनोविज्ञान स्टडीज द ब्रेन, नर्वस सिस्टम एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। ये मस्तिष्क को, तंत्रिका तंत्र को और व्यवहार पर आनुवांशिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ते हैं उसका अध्ययन किया जाता है जैविक मनोविज्ञान में, अर्थात बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी यानी विकासात्मक मनोविज्ञान, इट एग्जामाइंस ह्यूमन ग्रोथ एंड चेंजेज अक्रॉस द लाइफ स्पैन। जीवन के विभिन्न चरणों में मानव का विकास किस तरीके से हो रहा है और परिवर्तनों
किस तरीके से परिवर्तन आ रहे हैं उनका अध्ययन किया जाता है डेवलपमेंट साइकोलॉजी में। सोशल साइकोलॉजी यानी सामाजिक मनोविज्ञान, इट एक्सप्लोर्स हाउ इंडिविजुअल्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स एंड सोशल इंटरेक्शंस। यह इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति दूसरों और सामाजिक संबंधों से किस प्रकार से प्रभावित होते हैं, उन सबको देखता है सामाजिक मनोविज्ञान। एंड नेक्स्ट है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, इट स्टडीज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। व्यक्तियों में भिन्नताएं किस प्रकार से होती है और व्यक्तिगत गुण किस तरीके से होते हैं, उनको अध्ययन किया जाता है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में। तो आप इनको बेसिक एरियाज ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हो और ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हो। अगला है अप्लाइड एरियाज ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अनुप्रयुक्त क्षेत्र। पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी यानी नैदानिक मनोविज्ञान, इट डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। नैदानिक साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, जो मानसिक विकार है उनके निदान और उनके उपचार से संबंधित स्टडी की जाती है, या यूँ कहे उनके उपचार से रिलेटेड यहाँ पर काम होता है। काउंसलिंग साइकोलॉजी यानी परामर्श मनोविज्ञान, हेल्प्स इंडिविजुअल्स विद पर्सनल इमोशनल एंड एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। यह व्यक्तिगत भावनात्मक और समायोजन संबंधी समस्याओं में क्या करता है, सहायता का काम करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी शैक्षिक मनोविज्ञान, अप्लाइज साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स टू टीचिंग एंड लर्निंग। इसमें शिक्षण और अधिगम में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का किस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं उस पर चर्चा की जाती है, या उन सारी बातों को इसमें रखा जाता है। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, औद्योगिक या संगठनात्मक मनोविज्ञान, फोकसेस ऑन वर्क प्लेस बिहेवियर एंड प्रोडक्टिविटी। इस मनोविज्ञान में कार्यस्थल पर व्यवहार और उत्पादकता किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से अपने उत्पादकता को अपना व्यवहार कार्यस्थल पर प्रभावित करता है, उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजी यानी स्वास्थ्य मनोविज्ञान, स्टडीज दैट द रिलेशनशिप बिटवीन माइंड बिहेवियर एंड फिजिकल हेल्थ। इस मनोविज्ञान की शाखा में मन, व्यवहार और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है, इन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो रियल जब अपन फील्ड में उतरते हैं, प्रैक्टिकल फील्ड में उतरते हैं, अप्लाइड फील्ड में उतरते हैं, तो साइकोलॉजी हम नैदानिक तौर पे, परामर्श के तौर पे, शैक्षिक तौर पे, औद्योगिक और स्वास्थ्य के तौर पे, यानी कि हर एरिया में एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो उस एरिया विशेष से बातों को क्या करता है, स्टडी करता है और उस तरीके से वह वर्क करता है। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यूनिट सेकंड की, जो कि इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता से रिलेटेड है। क्या होती है इंटेलिजेंस, एग्जाम में ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पजफुली, थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। बुद्धिमत्ता को व्यक्ति की वह समग्र क्षमता कहा जाता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्क संगत ढंग से यानी कि लॉजिकल वे में वह सोचता है और पर्यावरण से प्रभावी रूप से क्या करता है, निपटता है। उसको किस नाम से जानते हैं, इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशंस, अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड यूज नॉलेज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसमें अनुभवों से सीखने की बातों को, नई परिस्थितियों में किस प्रकार से ढलना है उसको, जटिल विचारों को किस तरीके से समझना है और समस्याओं का हल किस तरीके से निकालना है, ये बातें या इस तरीके की क्षमताएं इसमें शामिल होती है। यानी कि अब जैसे मान लो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका एग्ज़ाम में जैसे लास्ट सेमेस्टर था या अगला सेमेस्टर है या ये सेमेस्टर है या इसका पिछला पेपर है, आपने वहाँ पे देखा कि मैं 3 घंटे में या 2 घंटे में नहीं लिख पा रहा हूँ, मेरी स्पीड कम है, तो ये आपका क्या है, एक एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट पेपर में आप क्या करके गए, थोड़ी प्रिपरेशन के साथ गए, आपका लिखने की आपने हैबिट डेवलप करी और आपने उस हिसाब से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया और आप पूरे विदिन 2 आवर्स और 3 आवर्स में आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया। तो ये क्या किया आपने अपने एक्सपीरियंस से समझा। दैट मीन्स आप क्या हो, इंटेलिजेंट हो, या आपको ये कह सकते हैं कि आप एक बुद्धिजीवी वर्ग में आते हो या बुद्धिजीवी प्राणी हो। तो इंटेलिजेंस में ये भी कि हम हमारे एक्सपीरियंस से किस तरीके से सीखते हैं, नई सिचुएशन को किस तरीके से लेते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स आइडिया है, जो जटिल चीज़ें हैं, उनको हम किस तरीके से समझते हैं। इन सब की क्षमताएं किस में मानी जाती है, इंटेलिजेंस में मानी जाती है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछे जाएंगे। पहला है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी, यानी बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा प्रतिपादित है।
Howard Gardner proposed that intelligence is not a single general ability but a set of multiple intelligences. गार्डनर कहते हैं कि बुद्धिमत्ता कोई एकल सामान्य क्षमता नहीं है, बल्कि ये तो कई प्रकार की बुद्धियों का क्या है, एक समूह है। गार्डनर कहते हैं कि हम ये कहें कि ये पर्टिकुलर चीज़ क्या है, इंटेलिजेंस है, नहीं। गार्डनर कहते हैं कि कई सारी चीज़ें हैं, वो सारे मिलकर क्या बनती है, इंटेलिजेंस बनती है। ईच पर्सन possesses डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन वेरिंग डिग्रीज, यानी हर व्यक्ति के पास अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस पाई जाती है, जो कि विभिन्न स्तरों पर हो सकती है। तो कौन कौन सी है वो? पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, यानी भाषाई बुद्धि। स्किल इन यूजिंग लैंग्वेज इफेक्टिवली, कई लोग आपने देखे होंगे जो बोलने में बहुत ही प्रभावशाली है और भाषा का बड़े ही प्रभावी ढंग से क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। दैट मीन्स उसमें भाषाई बुद्धि है, यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। नेक्स्ट है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। तो कई लोग ऐसे भी है जो जिनमें एबिलिटी है टू रीजन, कैलकुलेट एंड थिंक साइंटिफिकली, जो कि तार्किक दृष्टि से गणना करते हैं और वैज्ञानिक सोच रखते हैं, या वैज्ञानिक सोच की जिनमें क्षमता होती है, वह तार्किक और गणितीय बुद्धि है। नेक्स्ट है स्पाशियल इंटेलिजेंस, यानी स्थानिक बुद्धि, एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड क्रिएट मेंटल इमेजेस, यानी ऐसे लोग जैसे हम बात करते हैं और उनके दिमाग में चित्र बनने लगते हैं और उन्हें देखने की क्या होती है, क्षमता होती है। यानी कि कई आप बहुत ही ज़्यादा, यानी जिनके माइंड में विजुअलाइज होती है चीज़ें, वह स्पाशियल इंटेलिजेंस कही जाती है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, यानी संगीतात्मक बुद्धि, सेंसिटिविटी टू रिदम्स, पिच एंड साउंड, यानी कई लोग जो गाने सुनने के या म्यूजिक सुनने के शौकीन होते हैं, उनको लय का, स्वर का, ध्वनियों के प्रति बड़े ही संवेदनशील होते हैं कि यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे ये बहुत अच्छा है। तो ये एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, यानी शारीरिक गतिज बुद्धि। स्किल इन यूजिंग वंस बॉडी इफेक्टिवली, यानी अपने शरीर का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने की क्षमता, यानी अपने शरीर को फ्लेक्सिबल रखना, लचीला रखना, योगा वगैरह करना। तो ये भी एक इंटेलिजेंस ही है कि अपनी जो शारीरिक शरीर है उसका प्रभावी वे में क्या करना, उपयोग करना। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर व्यक्तिक बुद्धि, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद अदर्स, यानी दूसरों को किस प्रकार से समझना है और उनसे किस प्रकार से संबंध बनाना है। तो वो क्षमता, यानी कई आपने देखा होगा कईयों के नेटवर्क बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से उनकी लाइजनिंग होती है, अच्छे अच्छे लोगों से उनके रिलेशन होते हैं, तो ये उनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कही जाती है। फिर आती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, यानी अंतर्व्यक्तिक, सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ओन इमोशंस, यानी आत्म जागरूकता और अपनी भावनाओं को समझने की क्षमता, जिसको इंट्रापर्सनल कहते हैं। तो कई लोग अपने जो भावनाएं हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं और अपनी आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बड़े ही अवेयर होते हैं, वो उनकी इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। फिर है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी प्राकृतिक बुद्धि, एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई एलिमेंट्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, यानी प्राकृतिक जगत के तत्वों को पहचानने में और उनको वर्गीकृत करने की जो क्षमता होती है उसको प्राकृतिक बुद्धि कहते हैं। इसलिए जो हॉवर्ड गार्डनर है वो कहते हैं कि इंटेलिजेंस केवल एक सिंगल चीज़ नहीं है, बल्कि ये तो सेट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है। अर्थात अलग अलग बुद्धि या अलग अलग इंटेलिजेंस होती है, वो सारे मिलकर इंटेलिजेंस बनती है, जिसमें लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पाशियल, म्यूजिकल, बॉडली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, कई तरीके की इंटेलिजेंस है जो कि गार्डनर ने दी है। आपके लिए जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो आएगा थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी है, दैट इज हार्वर्ड गार्डनर। ये आएगा छोटा क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है इसका पूरा डिटेल एनालिसिस। छोटे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब बात करते हैं ट्रियार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। विधि घटक बुद्धि सिद्धांत जो है वो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दी है। स्टर्नबर्ग सजेस्टेड थ्री मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग ने बुद्धिमत्ता को 3 भागों में बांटा है। पहला है एनालिटिकल इंटेलिजेंस अर्थात विश्लेषणात्मक बुद्धि, एबिलिटी टू एनालाइज, इवेल्युएट एंड सॉल्व एकेडमिक टाइप प्रॉब्लम्स, यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि कहती है कि विश्लेषण करने में, मूल्यांकन करने में और शैक्षणिक प्रकार की समस्याओं को हल करने की क्षमता को एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहा है। सेकंड है क्रिएटिव इंटेलिजेंस अर्थात सृजनात्मक बुद्धि, एबिलिटी टू डील विथ नोवेल सिचुएशंस एंड जनरेट न्यू आइडियाज,
नई परिस्थितियों से निपटने और नए विचार उत्पन्न करने की क्षमता को सृजनात्मक बुद्धि का नाम दिया है रॉबर्ट ने। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस अर्थात व्यवहारिक बुद्धि, एबिलिटी टू अडॉप्ट टू एवरीडे लाइफ, अप्लाई नॉलेज एंड हैंडल रियल वर्ल्ड सिचुएशन, दैनिक जीवन में ढलने में और ज्ञान का प्रयोग करने में और वास्तविक परिस्थितियों से निपटने की क्षमता को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहा है। यानी आपने, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, थ्री इडियट मूवी का। आपने थ्री इडियट मूवी देखी होगी, उसमें जो रेंचो होता है वो जो भी चीज़ें सीखता है उसका वह क्या करता है, प्रैक्टिकल यूज करता है। आपने उस मूवी में कई जगह ऐसा देखा। तो उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। कि यानी कि जो हम सीख रहे हैं उनको हम डेली लाइफ में उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं उस नॉलेज को, और रियल वर्ल्ड की जो सिचुएशन है उनको हम उसको उसके साथ किस प्रकार से हैंडल करते हैं, वो होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। तो जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग है उन्होंने कहा कि जो इंटेलिजेंस है उसके तीन मेजर कंपोनेंट्स है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इस तरीके से इसका ट्री आर्क बनता है, इसलिए इसको त्रिघटक बुद्धि सिद्धांत कहा गया है। नाउ नेक्स्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी डेनियल गोलमैन, भावनात्मक बुद्धि। ये डेनियल गोलमैन का दिया हुआ सिद्धांत है। इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू दी एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड, मैनेज एंड यूज इमोशंस इफेक्टिवली। भावनात्मक बुद्धि का अर्थ हुआ कि अपनी तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और नियंत्रण करना और उसका प्रभावी ढंग से प्रयोग करने की जो क्षमता होती है उसको कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कई बार हम कहते हैं ना कि बात बात पे गुस्सा मत हुआ कर, या फिर अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखा कर। तो जिनके बस में अपने इमोशंस होते हैं और उनका वह सही ढंग से उनको रिकॉग्नाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है और उनको मैनेज करते हुए सही ढंग से उनका यूज करता है, उस व्यक्ति को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट। और इस बुद्धि को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, रिकॉग्नाइजिंग वंस इमोशंस यानी अपनी भावनाओं को पहचानना, सेल्फ रेगुलेशन यानी आत्मनियंत्रण, कंट्रोलिंग इम्पल्सेस एंड अडेप्टिंग टू चेंजेस, आवेगों पर नियंत्रण और परिवर्तनों में ढलना, मोटिवेशन यानी प्रेरणा, बीइंग ड्रिवन टू अचीव गोल्स, लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्या रखना, अपने आप को प्रेरित करना या अपनी इमोशंस को इस प्रकार से प्रेरित करना कि वह लक्ष्यों पर उसकी नजरें रहे। एम्पैथी यानी अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग, सहानुभूति का होना कि दूसरों की भावनाओं को समझने की क्षमता अपने अंदर रखना। सोशल स्किल्स यानी मैनेजिंग रिलेशनशिप इफेक्टिवली, सामाजिक कौशल बढ़ाना, संबंधों का प्रभावी ढंग से क्या करना, प्रबंधन करना। तो ये सब जो कर पा रहा है या उसको हम क्या कहते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंट कहते हैं। और इस बुद्धि का नाम होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, आपको बी पार्ट में क्वेश्चन मिलेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स। नाउ नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस तरीके से किया जाता है। वन कॉमनली यूज्ड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज द स्टैंडर्ड स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए जो प्रचलित परीक्षण है उसमें सबसे जो जाना माना है वो स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल है। इस स्केल में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसका आईक्यू टेस्ट करने के लिए दिया जाता है, और उस आईक्यू स्कोर से आपके इंटेलिजेंस को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। इट मेजर्स इंटेलिजेंस थ्रू टास्क रिलेटेड टू रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी एंड कॉन्फ्रेंसन। इसमें तर्क से संबंधित, समस्या समाधान से संबंधित, स्मृति और बोध से संबंधित कार्य शामिल होते हैं। द टेस्ट गिव्स एन इंटेलिजेंस क्वोशिएंट स्कोर यानी आईक्यू विच इंडिकेट्स ए पर्सन्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कंपेयर टू अदर्स ऑफ द सेम एज ग्रुप। यह एक बौद्धिक लब्धि यानी आईक्यू चेक करने के लिए स्कोर प्रदान करता है जो कि व्यक्ति की मानसिक क्षमता को उसी आयु के समूह के अन्य लोगों से तुलना करने में बताता है। यानी हमने कहा जैसे आप हो, आपकी एज मान लो 16 ईयर्स है, तो 16 ईयर्स के एक बच्चों का जो ग्रुप है उन सब में से एक जैसे क्वेश्चन पूछे गए, उनका सबका आईक्यू चेक किया गया और उस आईक्यू से उनका स्कोर निकाला गया। इस बच्चे के सबसे ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि इसका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बाकियों से क्या है, ज़्यादा अच्छा है। ये किससे देखा आपने, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल से देखा, जिसमें हमने तर्क से रिलेटेड,
रीजनिंग से, प्रॉब्लम सॉल्विंग से, मेमोरी से और कॉन्फ्रेंसन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए और आपका आईक्यू चेक किया गया और उससे आपकी इंटेलिजेंस को मेजर आउट किया गया। अब बात कर लेते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड संबंधित है पर्सनैलिटी से। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द यूनिक एंड consistent patterns of thinking, feeling and behaving that distinguish one individual from others। यानी व्यक्तित्व है वह अद्वितीय या अनोखा और स्थायी ढंग है जिसमें कोई व्यक्ति किस प्रकार सोचता है, किस प्रकार महसूस करता है और किस प्रकार वह व्यवहार करता है। यह एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करता है। इट इंक्लूड्स बोथ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। व्यक्तिगत व्यक्तित्व में जन्मजात गुणों के साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यानी कि आपकी जो बर्थ एक्टिविटी है या बर्थ जो ट्रेट है, जो गुण है वो तो है ही है, साथ ही में आप किस एटमॉस्फेयर में हो उसका भी आपकी पर्सनैलिटी पे क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। इन शॉर्ट, पर्सनैलिटी इज व्हाट मेक्स एन इंडिविजुअल यूनिक इन हाउ दे एक्ट, इंटरेक्ट एंड रेस्पॉन्ड टू सिचुएशन। सरल शब्दों में बताए तो व्यक्तित्व है वह है जो किसी व्यक्ति को उसके आचरण, संबंधों और परिस्थितियों में प्रतिक्रिया के आधार पर क्या बनाता है, विशिष्ट बनाता है। यानी कि किसी व्यक्ति का किस प्रकार आचरण है, वह अलग अलग संबंधों को किस प्रकार निभाता है, वह परिस्थितियों में किस प्रकार रिएक्ट करता है, इस आधार पे हर एक व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, स्पेशल होता है। तो हम ये कह सकते हैं पर्सनैलिटी यही होता है कि हम किस प्रकार सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, हमारा बिहेव किस तरीके से है, जो कि एक इंडिविजुअल को दूसरे से क्या करता है, अलग करता है। उसका क्या नाम है, व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के सिद्धांत। पहला है ट्रेट एंड टाइप थ्योरी, आइसेक। गुण और प्रकार सिद्धांत जो कि आइसेक ने दिया है। Hans Isaac proposed that personality can be understood through three major dimensions। हांस आइसेक ने व्यक्तित्व को समझने के लिए तीन प्रमुख आयाम बताए हैं। एक्स्ट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन यानी बहिर्मुखता और अंतर्मुखता। सोशिएबल यानी कोई कितना सोशल है, आउटगोइंग कितना करता है, और कोई कितना अपने आप में ही रहता है, रिजर्व है, क्वाइट है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मिलनसार है, खुले स्वभाव का है, लोगों से मिलना जुलना पसंद करता है और एकदम ओपन माइंडेड है। और एक ऐसा जो शांत है, संकोची जैसा है, तो जो खुले विचारों वाला है वह बहिर्मुखी है, तो जो अपने अंदर ही रहता है वो अंतर्मुखी है। सेकेंड है न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी, अस्थिरता और स्थिरता यानी इमोशनल इनस्टेबिलिटी वर्सेस काम, इमोशनली स्टेबल यानी भावनात्मक तौर पे असंतुलित, जो कि चिंतित और चिड़चिड़े लोग होते हैं वो। और एक ऐसे लोग होते हैं जो शांत है, भावनात्मक रूप से स्थिर हैं, वो स्थिरता वाले होते हैं। फिर है साइकोटिसिज्म, अग्रेसिव नेचर के होना, टफ माइंड होना यानी आक्रामक होना और कठोर माइंड सेट के साथ होना। उसके अलावा एक होते हैं जो एम्पैथेटिक है और केयरिंग है, यानी सहानुभूति होती है कि लोग किस प्रकार से फील करते हैं वो अपने आप में उसको फील कर पाता है, प्लस देखभाल करने वाले होते हैं, उनको साइकोटिसिज्म में रखा है। अकॉर्डिंग टू आइसेक, ए पर्सन्स पर्सनैलिटी कैन बी मेजर्ड ऑन दीज डायमेंशंस। आइसेक कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को इन आयामों पे मापा जा सकता है। यानी कि कोई शांत है, संकोची है, तो हम कहेंगे वो अंतर्मुखी है यानी इंट्रोवर्शन है, इंट्रोवर्ड है। और कई भावनात्मक तौर पे संतुलित मिलते हैं तो हम कहेंगे कि वो असंतुलित मिलते हैं तो अस्थिर यानी चिड़चिड़े रहते हैं। तो कई एकदम केयरिंग नेचर वाले होते हैं तो हम कहेंगे साइकोटिसिज्म का है। यानी कि मनोविकृति किस प्रकार है, यानी कि कोई आक्रामक और कठोर है तो उसमें मनोविकृति देखने को मिलती है। अगला है साइको एनालिटिकल थ्योरी जो कि फ्राइड ने दी है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्राइड। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। सिगमंड फ्राइड एक्सप्लेन्ड पर्सनैलिटी थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड एंड साइकोसेक्सुअल स्टेजेज। यानी सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व को मन की संरचना और मनोयौनिक अवस्थाओं से समझाया है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व की संरचना किस प्रकार है, फ्राइड कहते हैं कि ये तीन स्टेजेज है, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। आईडी यानी इंस्टिंक्चुअल ड्राइव्स, प्लेजर प्रिंसिपल यानी सहज प्रवृत्तियां और सुख सिद्धांत पर आधारित होती है कि जो एक नेचुरल तौर पे सहज होता है, जो सुख को देता है वो आईडी है। फिर है रियलिटी ओरिएंटेड मीडिएटर बिटवीन आईडी एंड सुपर ईगो, वास्तविकता पर आधारित आईडी और सुपर ईगो के बीच संतुलन करता है कौन, ईगो। यानी कि जो वास्तविकता है और जो उसके माइंड सेट में चल रहा है, जो वर्चुअलिटी है या यूँ कहे वास्तविकता है और
उसका जो माइंड सेट जो कह रहा है, उन दोनों के बीच में जो वर्क करता है, दैट इज ईगो। फिर है सुपर ईगो, मॉरल कॉन्साइंस एंड आइडियल्स, नैतिक चेतना और आदर्श को जगाए रखता है, दैट इज सुपर ईगो। प्राइड ऑल्सो एम्फेसाइज्ड अनकॉन्शियस मोटिव्स, childhood experiences and conflicts as a key to personality development। फ्राइड ने बताया कि फ्राइड कहता है कि कुछ अचेतन इच्छाएं हैं, बचपन के अनुभव और आंतरिक संघर्ष व्यक्तित्व के विकास में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। यानी आपने किसी से कहा होगा कि जैसे सुना होगा कि जैसे दुख है, दुख इंसान को मजबूत बनाता है, कठोर बनाता है। यानी जो कठोर हमारे अनुभव होते हैं, वो हमारे संघर्ष होते हैं, वो हमारी व्यक्तित्व को क्या करते हैं, निखारते हैं। यही बात फ्राइड कह रहा है कि कुछ हमारे पुराने एक्सपीरियंस होते हैं, हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, संघर्ष होते हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, डेवलप करने में एक की रोल प्ले करते हैं। अगला है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, जो कि मैस्लो ने बताई है, मानवतावादी सिद्धांत। मैस्लो जिसका नाम है A.H. मैस्लो, यानी अब्राम एच मैस्लो। अब्राम मैस्लो प्रपोज्ड दी हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी। अब्राम मैस्लो ने आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है। अकॉर्डिंग टू हिम, पर्सनैलिटी डेवलप्स एज इंडिविजुअल्स स्ट्रीव टू सेटिस्फाई देयर नीड्स इन ए हायरार्किकल ऑर्डर। यानी उनके अनुसार व्यक्तित्व का जो विकास है वो तब होता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं का क्रमबद्ध तरीके से क्या करता है, पूरा करता है। मैस्लो कहता है कि एक हायरार्किकल मोड में, एक पदानुक्रम मोड में एक व्यक्ति की आवश्यकताएं क्या करती है, जन्म लेती है। पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 तरीके की आवश्यकताएं मैस्लो ने बताई है कि जो पहली और दूसरी है ये आधारभूत यानी बुनियादी आवश्यकताएं हैं। ये पूरा होने के बाद वह तीसरी से पांचवी की तरफ जाता है और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी क्या होती है, डेवलप होती जाती है। कौन कौन सी वो आवश्यकता है? पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी साइकोलॉजिकल नहीं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकताएं, जिसमें बेसिक सर्वाइवल थिंग्स होती हैं कि हमें रोटी कपड़ा मकान जैसी जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है, सबसे पहले वही आवश्यकताएं होती हैं। फिर है सेफ्टी नीड्स लाइक सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस, यानी सुरक्षा, संरक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित सुरक्षा, वो हमारी सुरक्षात्मक आवश्यकताएं हैं। इन दोनों के पूरे होने के बाद तीसरी अवेयर होता है, पैदा होती है लव एंड बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप्स और एक्सेप्टेंस, यानी प्रेम और संबंध की आवश्यकताएं होती है, जिसमें हम भी चाहते हैं या फिर एक व्यक्ति ये चाहता है कि उसके भी अपने हो, उसका भी रिलेशनशिप हो, उसके भी एक पूरा परिवार हो। फिर है एस्टीम नीड्स, रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान की आवश्यकताएं, यानी जिसमें वह ये चाहता है कि मुझे मेरा आत्मसम्मान मिले, यानी कि मुझे सेल्फ रेस्पेक्ट मिले। फिर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी स्व प्राप्ति, रियलाइजिंग वंस फुल पोटेंशियल, क्रिएटिविटी एंड पर्सनल ग्रोथ, अपनी संपूर्ण क्षमता का एहसास करना और रचनात्मकता और व्यक्तित्व का क्या करना, विकास करना। मैस्लो बिलीव्ड दैट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। मैस्लो ने कहा कि स्व प्राप्ति यानी कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो एक व्यक्तित्व की सर्वोच्च अवस्था होती है, यानी इसको प्राप्त करना एक व्यक्तित्व की जो पर्सनैलिटी है एक व्यक्ति की, उसका ये टॉप लेवल है जहाँ पे वह सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को क्या करता है, पूरा करता है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व का वस्तुनिष्ठ परीक्षण किस प्रकार किया जाता है कि यानी किस प्रकार ये मेजर आउट किया जाता है कि किस तरीके की पर्सनैलिटी है। वन कॉमन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज दी आईसेक पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी, यानी जिसको EPQ कहते हैं। व्यक्तित्व को मापने का एक प्रचलित परीक्षण है जिसको आईसेक व्यक्तित्व प्रश्नावली कहते हैं, यानी कि जो आईसेक अभी हमने पीछे पढ़ा उनकी एक क्वेश्चनरी दी हुई है जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, जिसको EPQ कहते हैं, आईसेक पर्सनैलिटी क्वेश्चनरीज। इसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन के आधार पर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी का क्या करता है, मेजरमेंट किया जाता है। इट इज ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट डिजाइन्ड टू मेजर दी 3 dimensions of Isaac's theory: extroversion, न्यूरोटिसिज्म एंड साइकोटिसिज्म। यह मानकीकृत परीक्षण है जो कि आइसेक के 3 आयामों बहिर्मुखता, अस्थिरता और मनोविकृति को क्या करता है, मापता है। यानी इन क्वेश्चन के माध्यम से ये बताया जा सकता है कि व्यक्ति एक्सट्रोवर्ट है, न्यूरोटिसिज्म है या साइकोटिसिज्म है। द टेस्ट यूजेज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड रेस्पॉन्सेज आर स्कोर्ड टू डिटरमाइन पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्वांटिटेटिवली। इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं और जो उत्तरों का
को अंक देकर व्यक्तित्व के गुणों का मात्रात्मक आंकलन किया जाता है। क्वेश्चनरी होती है, एमसीक्यूज बेस्ड होती है, उसमें जो आप स्कोर करते हो उस स्कोर से पर्सनैलिटी का क्या किया जाता है, मेजरमेंट कर लिया जाता है, जिसको आइसेक पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी कहा गया है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट फोर्थ की। यूनिट फोर्थ है स्ट्रेस एंड कोपिंग, यानी तनाव और उस तनाव को किस प्रकार से हम कवर करते हैं या उसको किस प्रकार से उसका सामना करते हैं, उससे रिलेटेड है अपनी यूनिट फोर्थ। क्या होता है तनाव, यानी स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज ए साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स टू डिमांड्स और प्रेशर्स दैट एक्सिस्ड एन इंडिविजुअल्स रिसोर्सेज और कॉपिंग एबिलिटीज, यानी तनाव उस मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रतिक्रिया को कहते हैं जो कि तब उत्पन्न होती है जब किसी व्यक्ति से अपेक्षाएं या दबाव उसकी संसाधनों और सामना करने की क्षमता से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा होते हैं। यानी तनाव हम किसको कहेंगे, यानी कि ये साइकोलॉजिकल भी होता है और ये शारीरिक भी होता है। ये पैदा कब होता है? जब किसी व्यक्ति से जो हमने एक्सपेक्टेशन है वो तो ज़्यादा कर ली, ठीक है, और उसमें हमने एक प्रेशर भी बना दिया, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो उससे क्या है, कम है। तो उस व्यक्ति पर क्या होगा, स्ट्रेस पैदा होगा। जैसे मान लो आप जब 12th क्लास में थे या 10th क्लास में थे, या फिर आप जब नीट की या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे थे, तो आपके 12th में परसेंटेज आ गए 94, घर वालों की एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा हो गई और आपका नीट में एडमिशन करवा दिया और आप एक तरीके से एक साइकोलॉजिकल प्रेशर सा बन गया और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं हुए, आप सेकंड अटेम्प्ट में पास नहीं हुए, तो आप पे क्या फ़ील होने लग गया? स्ट्रेस फ़ील होने लग गया। तो ये एक दबाव है जो कि एक व्यक्ति पर उसकी क्षमता या उसकी एबिलिटी से क्या होता है, ज़्यादा उस पर ऐसे फ़ील करवा दिया जाता है, उससे प्रेशर आ जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल भी होता है और फिजियोलॉजिकल भी होता है। इट कैन बी पॉजिटिव व्हेन इट मोटिवेट्स परफॉर्मेंस और नेगेटिव व्हेन इट ओवरवेल्म्स ए पर्सन एंड अफेक्ट्स हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि ये सकारात्मक भी होता है। सकारात्मक कैसे होता है? जब आप क्या करते हो, इससे पॉजिटिव लेते हो इसको और अपने परफॉर्मेंस को आप बढ़ाते हो, तो स्ट्रेस क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे कहते नहीं क्या कि भाई थोड़ा सा स्ट्रेस लिया कर, दैट मीन्स वो कौन सा स्ट्रेस लेने की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव। और ये नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव कब होता है? जब कोई व्यक्ति को असहाय बनाकर स्वास्थ्य और उसकी सुख समृद्धि पर क्या होता है, उसका गलत स्तर पर असर पड़ता है, तो ये क्या कहा जाता है, नेगेटिव। यानी कि स्ट्रेस से क्या हो जाना, बीमार हो जाना, स्ट्रेस से दुखी रहने लग जाना, तो ये क्या है, नेगेटिव स्ट्रेस है। और पॉजिटिव, जब आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधारते हो, तो दैट टाइम इट कैन बी पॉजिटिव स्ट्रेस। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, यानी कि तनाव की स्रोत क्या है, कहाँ से तनाव पैदा होता है, उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो है पहला एनवायरमेंटल सोर्सेज, यानी पर्यावरणीय स्रोत। नॉइज पोल्यूशन, ओवर क्राउडिंग, नेचुरल डिजास्टर, यानी शोर से, प्रदूषण से, भीड़ भाड़ वाले इलाकों से, प्राकृतिक आपदाओं से जो स्ट्रेस पैदा होता है, दैट इज एनवायरमेंटल सोर्सेज। सोशल सोर्सेज, यानी सामाजिक स्रोत, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, पीर प्रेशर्स, यानी कि जो पारिवारिक झगड़े हैं, जो गृह क्लेश है, जो हमारे संबंधों के बीच आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, समस्याएं चल रही होती है, या हम जहाँ काम करते हैं तो उन साथियों का जो काम को लेकर दबाव होता है, वो हमारा सोशल सोर्स होता है स्ट्रेस को पैदा करने का। फिर है ऑक्यूपेशनल सोर्सेज, यानी जॉब इनसिक्योरिटी, हैवी वर्कलोड, डेडलाइंस, पुअर वर्क एनवायरनमेंट। व्यावसायिक स्रोत की बात करें तो नौकरी को लेकर असुरक्षा का होना, अत्यधिक कार्यभार का होना, समय सीमा का होना, यानी काम ज़्यादा है, डेडलाइंस जल्दी आ जाती है, खराब कार्य वातावरण का होना, तो ये सारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस के सोर्सेज हैं। पर्सनल सोर्सेज, यानी व्यक्तिगत सोर्सेज, जिसमें इलनेस का होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझना, इन रियलिस्टिक गोल्स, यानी अवास्तविक लक्ष्य देख लेना, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अपने पर खुद में आत्मविश्वास की कमी का होना, ये जो स्ट्रेस लाता है वो व्यक्तिगत सोर्स या पर्सनल सोर्सेज की से पैदा होने वाले स्ट्रेस होते हैं। स्ट्रेस रिएक्शंस, यानी कि तनाव की प्रतिक्रियाएं किस प्रकार होती है, यानी कि जब स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी पर या हमारे इमोशन पे, हमारे बिहेवियर पर उसका किस प्रकार से रिएक्शन होता है, देख लेते हैं। स्ट्रेस रिएक्शंस कैन बी फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव एंड बिहेवियल। तनाव की प्रतिक्रियाएं शारीरिक हो सकती है, भावनात्मक होती है, संज्ञानात्मक भी होती है और व्यवहारिक भी हो सकती है। पहले बात कर लेते हैं फिजिकल, यानी शारीरिक तौर पे तनाव के क्या रिएक्शन होते हैं। हेडेक रहने लगता है, फैटिग हो जाते हैं, इंक्रीज्ड हार्ट रेट हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर यानी सिर दर्द का होना, थकान होना, हृदय गति का बढ़ना,
उच्च रक्तचाप यानी बीपी का बढ़ना, ये फिजिकल रिएक्शन है किसके? स्ट्रेस के। तो डॉक्टर भी कहते हैं ना कि देखो थोड़ा सा स्ट्रेस कम लिया करो। आपके घर में अगर कोई बीपी का पेशेंट है या जिसको बीपी होती है, तो आप भी कहते हो कि उनको कोई ऐसी वैसी बात ना बताया करो वरना इनके बीपी बढ़ जाता है। तो ये फिजिकल है, जो कि फिजिकल रिएक्शन है स्ट्रेस का। फिर है इमोशनल, जिसमें एंजाइटी का होना, इरिटेबिलिटी का होना, डिप्रेशन में जाना, फ्रस्ट्रेट होना, ये भावनात्मक तौर पे चिंता, चिड़चिड़ापन, अवसाद, हताशा, ये सारे इमोशनल रिएक्शन है स्ट्रेस के। फिर है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक यानी पुअर कंसंट्रेशन, फॉरगोट फॉरगेटफुलनेस, नेगेटिव थिंकिंग यानी ध्यान की कमी का होना, यानी कि अपनी जो क्या बोलते हैं इसको, ध्यान हम लगाते हैं, कोई काम करते हैं तो उसमें हम कितना कंसंट्रेशन कर पाते हैं, उसमें कमी का आना, भूलने की आदत का बढ़ना, नकारात्मक सोच का डेवलप होना, ये कॉग्निटिव रिएक्शंस हैं। फिर है बिहेवियल यानी व्यवहारिक, विड्रोवल, अग्रेशन, ओवर ईटिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज, अपने आप को समाज से अलग-थलग कर लेना, आक्रामक हो जाना, अत्यधिक भोजन करना या नशे का सेवन करना, यानी कि जो स्ट्रेस में होते हैं, दारू-वारू पीते हैं या ड्रिंकिंग करने लगते हैं, या कोई लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, या लोग घर-बार छोड़ के साइड में रहने लगते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं, ये उनके बिहेवियर पे स्ट्रेस का क्या होता है, रिएक्शन देखा जाता है। तो स्ट्रेस के रिएक्शन फिजिकल भी होते हैं, इमोशनल होते हैं, कॉग्निटिव होते हैं और बिहेवियर भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रिएक्शंस टू स्ट्रेस, यानी तनाव पर प्रतिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है पर्सनैलिटी टाइप यानी व्यक्तित्व के प्रकार, जैसे टाइप ए जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्रेसिव होते हैं यानी प्रतिस्पर्धी और आक्रामक बन जाता है। इंडिविजुअल्स रिएक्ट विद मोर स्ट्रेस देन टाइप बी, यानी कि जो प्रतिस्पर्धी और आक्रामक प्रकृति के लोग होते हैं, वो अधिक तनाव में अनुभव करते हैं, जबकि जो शांत और धैर्यवान लोग होते हैं, वह उसी सिचुएशन में उसी स्ट्रेस को कम तनाव फ़ील करते हैं। यानी कि हम कहते नहीं क्या, कोई ये कहता है कि यार हमारे तो काम का बहुत ज़्यादा लोड है और एक व्यक्ति कहता है, "क्या का काम है यार, इतना काम तो होता ही है।" तो ये 2 अलग-अलग माइंडसेट के व्यक्ति हो गए। एक वो हो गया क्योंकि वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव और एग्रेसिव नेचर का है, टाइप ए टाइप का पर्सन है, तो उसको स्ट्रेस ज़्यादा फ़ील हो रहा है, और बी टाइप का शांत और धैर्यवान पर्सन है, तो उसको उसी सिचुएशन में तनाव कम फ़ील होता है। तो तनाव का जो रिएक्शन है वह पर्सनैलिटी की टाइप के अकॉर्डिंग क्या करता है, रिएक्ट करता है। फिर है पास्ट एक्सपीरियंसेस यानी पहले के अनुभव, प्रीवियस एनकाउंटर्स विद स्ट्रेस कैन अफेक्ट कोपिंग एबिलिटी, यानी पहले के जो तनावपूर्ण अनुभव है उनको किस प्रकार से सामना किया था, उनकी क्षमता को प्रभावित करता है। कैसे? जैसे मान लो आपने पहले कोई बड़ा दुख देखा हो, क्या देखा हो, बड़ा आपने कोई ट्रेजेडी आपसे हुई हो, तो आपके एक स्ट्रेस हुआ था, आप डिप्रेशन में गए थे और अपने आप को उससे बाहर आप निकाल के लाए। उसके बाद जब आपके सामने कोई दुख दुख होता है, कोई आपके सामने कोई ट्रेजेडी होती है, तब आप क्या होते हैं, आपके जो पूर्व के अनुभव है, यानी कि जो आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस है, वो आपको इस स्ट्रेस को सामना करने की क्या देता है, हिम्मत देता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो पहले के अनुभव है, वो हमें स्ट्रेस को कोप करने में, या हम हमारे अंदर इस प्रकार की एबिलिटी डेवलप करते हैं कि हम उस स्ट्रेस का क्या कर सकते हैं, सामना करने में कैपेबल होते हैं। फिर है सोशल सपोर्ट यानी सामाजिक सहयोग, फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट्स रिड्यूस स्ट्रेस इफेक्ट, यानी हमारा परिवार, मित्र और हमारे समुदाय जो हमें तनाव को कम करने में किस प्रकार सहयोग करता है, उससे भी हमारा स्ट्रेस पर का रिएक्शन भी डिपेंड करता है। यानी कि हमें अगर अच्छा सपोर्ट मिलता है फैमिली से एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हम थोड़े तनाव को कम फील करते हैं या उस तनाव का हम डटकर सामना करते हैं। फिर है परसेप्शन ऑफ सिचुएशन, परिस्थिति की धारणा, हाउ ए पर्सन इंटरप्ट्स एन इवेंट इन्फ्लुएंसेस देयर स्ट्रेस रिएक्शंस, यानी व्यक्ति किसी घटना को कैसे देखता है और उसकी प्रतिक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करता है। यानी कि कोई घटना हुई है तो उसको एक व्यक्ति किस प्रकार देखता है, वह भी उसके स्ट्रेस को रिएक्ट करने में या उस स्ट्रेस का इन्फ्लुएंस होने में या उस स्ट्रेस का उस पर प्रभाव होने में क्या करता है, इफ़ेक्ट करता है कि व्यक्ति उस सिचुएशन को देख कैसे रहा है। फिर है कोपिंग स्किल्स यानी सामना करने का कौशल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड पॉजिटिव थिंकिंग हेल्प मैनेज स्ट्रेस, समस्या समाधान की क्षमता, विश्राम तकनीक और सकारात्मक सोच तनाव को क्या करती है, नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध होती है कि आप कितने समस्या समाधान यानी कि आप कितने प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वाले पर्सन हो, आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स कितनी यूज़ में लेते हो, पॉजिटिव थिंकिंग कितनी है, ये सारी आपको स्ट्रेस को मैनेज करने में क्या करती है, हेल्प करती है।
मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करूँगा कि जो क्वेश्चन आंसर है इसी पेपर के वैल्यू एडेड पेपर का साइकोलॉजी फॉर एवरीडे लिविंग का, उसको आप ज़रूर देखिएगा। मैं ऊपर आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूँ, एंड स्क्रीन पे उसका आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों अपनी साइकोलॉजी फॉर एवरीडे की डिटेल क्लास। इसकी पीडीएफ के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना होगा। कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्ज़ामिनेशन दें और यूँ ही अपने करियर रेज़ोनेस के साथ बने रहिए। धन्यवाद।